गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी के एक टॉपिक पे। ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कि भारत को भौगोलिक आकृति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हमें भारत में इन स्थितियों का इनका पता हो कि ये भारत में कहाँ स्थित हैं, जैसे हिमालय जो है वो भारत में कहाँ स्थित है, उत्तर के मैदान कहाँ पे हैं, प्रायद्वीपीय पठार कौन से वाले भाग को हम कहते हैं, भारतीय मरुस्थल क्या है, इसके अलावा तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये बेसिकली भौगोलिक आकृति के आधार पे भारत को इतने भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनकी लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसका भी पता होना है, क्योंकि आप ये देखिए कि यदि हमें ये पता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थिति क्या है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कैसी है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारे लिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी मैदान की, तो जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, मुख्य फसलें पढ़ते हैं और हमें उत्तरी मैदान का बहुत ठीक सटीक तरीके से आइडिया रहता है कहाँ से कहाँ तक स्थित है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमारे लिए फसल पढ़ना, कृषि पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये आपकी नींव का काम करता है कि आपका बेसिक कितना शानदार है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज्योग्राफी कैसी है ये पता चलता है। तो आज हम हमारी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ज्योग्राफी का जो बेस है वो बना रहे हैं, ताकि जो ज्योग्राफी की, भूगोल की आगे आने वाली क्लासेस हैं, नदियां हो गई, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, मिट्टियां हो गई, तो इन सबको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो हमारे नॉर्थ में है हिमालय। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आज हम हिमालय को बाकायदा मैप में बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमालय को वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्यों कहते हैं हिमालय को वलित पर्वत श्रृंखला? तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक चीज हम जान लेते हैं। देखिए, हमारे जो भूगोलवेता हैं वो ये कहते हैं कि पहले जो ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आज जितने भी महाद्वीप हैं, वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, और जब वो जुड़े हुए थे तो उनको कहा जाता था पेंजिया। और इसके अलावा जो पार्ट है पानी वाला, उसको हम कहते थे पेंथालासा। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि पेंजिया दो भागों में टूट गया। पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो इसका उत्तरी पार्ट हो गया, नॉर्दर्न पार्ट, और एक हो गया इसका सदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्सा। अब जो दक्षिण का हिस्सा है इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। और जो उत्तरी भाग है उसे कहते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखिए, गोंडवाना लैंड, और धीरे धीरे क्या है, समय के साथ ये जो पार्ट है ये सात भागों में विभाजित हुआ। बेसिकली हम कहते हैं कि 7 प्लेट हैं, अर्थ की 7 प्लेट हैं जो कि आपस में टकराई। कौन सी प्लेट किससे टकराई जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे हम 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक हिमालय की उत्पत्ति और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो जो पेंजिया है वो 2 भागों में बंटा। उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड कहलाता है, जो दक्षिणी भाग टूटकर बना था वो था गोंडवाना लैंड। भारत जो है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। अब आप ये देखिए कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने सुना होगा नाम, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है
कि ये जो 7 प्लेट थी इसमें से एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जिससे अब हम इस प्लेट को थोड़ा सा यूं स्ट्रक्चर में मान लेते हैं कि ये यूरेशियन प्लेट थी, जिससे जाकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सभी कॉन्टिनेंट किसी समय में एक ही साथ थे, ऐसा कैसे पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे अगर हमारे बंगाल की खाड़ी वाले पार्ट में ऑस्ट्रेलिया को ला करके घुसा दिया जाए तो पता चलता है कि हाँ ये यहीं से टूटकर अलग हुआ था। इसके अलावा अगर अफ्रीका के पार्ट में जो सोमालिया वाला पार्ट है, कैप हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम जिसे कहते हैं, वहां पे ले जाकर के अगर भारत को टच कर दिया जाए तो पता चलता है हाँ वो एक ही पार्ट है। तो इस तरह से हम मानते हैं कि पूरी जो कॉन्टिनेंट, सारे जो महाद्वीप थे वो किसी समय में एक साथ थे, धीरे धीरे वो भागों में बंटते गए। ये इनको हम कहते हैं प्लेट्स की, एक थी यूरेशियन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये प्लेट आज भी आपस में टकरा रही हैं। इसीलिए आप सुनते हैं ना कि हिमालय का लगातार उत्थान होता जा रहा है, हाइट जो है वो हिमालय की बढ़ती ही जा रही है। उसके पीछे यही कारण है कि एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको भी हम कुछ प्लेट की स्ट्रक्चर में जान लेते हैं। अब हुआ क्या कि जो यूरेशियन प्लेट थी इससे जाकर के जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तो यहां पे ना फोल्ड बन करके पार्ट ऊपर उठकर आया। जब दो प्लेट आपस में टकराई तो नीचे का पार्ट उठ करके ऊपर आना शुरू हुआ और वो लगातार फोल्ड होकर के, क्योंकि टकराने पे क्या है, दबाव और बल भी तो कार्य कर रहा है, इसका इधर इसका इधर, तो धीरे धीरे यूं फोल्ड हो करके जो स्ट्रक्चर ऊपर उठकर आई वो है हमारा हिमालय। अब आप एक बात यहां से फैक्ट के रूप में समझ गए हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार हम जिसे कहते हैं, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये है गोंडवाना लैंड का पार्ट, यानी ये बहुत पुराना है। ये तब से है जब से पूरी ये जो प्लेट्स हैं, ये जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे एक साथ थे, तब से ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, और ये तब से एग्जिस्टेंस में है। लेकिन हिमालय जो है उसकी उत्पत्ति नवीन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो इस वजह से हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय बना, फोल्ड हो करके ऊपर उठता गया, और इस स्ट्रक्चर को हम हिमालय कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नवीन पर्वत श्रृंखला। तो अब आप आई होप कभी नहीं भूलोगे, और हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत बहुत ही शॉर्ट में समझा है। लेकिन हाँ, अभी हमारे लिए काम की यही चीज थी कि भाई हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, क्योंकि वलन हो करके बना है तो हम इसे कहते हैं वलित पर्वत श्रृंखला है। आई होप अब आपको ध्यान रहेगा। हिमालय जो है वो पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा में, यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। हिमालय की अगर लंबाई में, हिमालय के फैलाव को अगर हम लंबाई में देखें तो वो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो जैसे पश्चिम से हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो ये धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है ये इस शेप में आता जाता है कि जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और अरुणाचल के पास आते आते इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ये हम यूं समझ सकते हैं इस वाले। तो ये जो वेड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये यहाँ पे है 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर के पास आ जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी वेड्थ जो है वो पश्चिम में यानी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो ये हिमालय के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं जिनको हमने देखा। अब हम देखते हैं हिमालय की लोकेशन, स्थिति भारत के मैप पे। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स का मैंने यूज किया है ताकि आपके लिए जानना थोड़ा सा आसान हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, कलरफुल लगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं माना जाता। हम इसे 3 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। अब आप देखिए कि ट्रांस हिमालय जो है उसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
कौन कौन सी हैं 4 श्रेणियां? ट्रांस हिमालय को हम 4 श्रेणियों के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले काराकोरम। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी श्रेणी किसका हिस्सा है। क्यों हम ये कहते हैं कि K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम K2 नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कंचनजुंगा है सबसे ऊंची चोटी। तो आज ये वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि आखिर K2 और कंचनजंगा ये दोनों किसका पार्ट हैं, क्यों हम भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं K2 को, ठीक है। लेकिन हिमालयी भारत की बात करें कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहते हैं कंचनजंगा। देखिए, एक तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, दूसरी इसकी है लद्दाख श्रेणी, थर्ड है जास्कर, और ये लद्दाख और जास्कर के बिल्कुल मिड से होती हुई कैलाश श्रेणी। ये तीनों तो भारत में स्थित हैं, लेकिन कैलाश श्रेणी जो है वो तिब्बत चीन का पार्ट है, उसमें स्थित है। देखिए, ये जो यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है आपको, तो ये पार्ट है तिब्बत चीन का। किसी समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अभी हम तिब्बत को ब्रैकेट में डाल करके आगे चीन लिख देते हैं। तो ये तिब्बत चीन का पार्ट है वर्तमान में कैलाश श्रेणी। फोर्थ है कैलाश श्रेणी। ये श्रेणी आपको कंफ्यूज करती होंगी, कंफ्यूजन क्रिएट करती होंगी। देखिए, आप इन चारों को इसी सीक्वेंस में ऐसे ही याद रखें कि ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी में विभाजित है, और ये चारों मिलकर के क्या है? ट्रांस हिमालय। अब अगर हम इनको मैप में इनकी स्थिति जानना चाहें कि ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। ये जो एक पर्वत चोटी बनाई हुई आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट है काराकोरम, जिसमें ये सबसे ऊंची चोटी K2 जिसकी हाइट है 8611 मीटर, ये K2 स्थित है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है लद्दाख। लद्दाख के बाद ये वाली श्रेणी है जास्कर। ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट जो भारत में स्थित है। इसके अलावा जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है कैलाश श्रेणी, जहाँ पे मानसरोवर झील स्थित है। जब हम नदियों का उद्गम देखेंगे, हिमालयी नदियों का उद्गम, उस समय 3 नदियां सिंधु भी और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा भी, ये मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो जैसे ही बात आई मानसरोवर झील की, आपके दिमाग में तुरंत ये वाली लोकेशन क्लिक करनी चाहिए कि कैलाश श्रेणी में स्थित है, और ये वाली लोकेशन कहाँ है? तिब्बत चीन के अंदर, ये भारत में स्थित नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। अब देखिए, ट्रांस हिमालय के बाद हम बात करते हैं हिमालय की। तो हिमालय देखिए रेड कलर से, यहाँ से ये वाला जो रेड कलर से आपको ये दिखाई दे रही है, ये लगातार श्रेणी चलते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है। और ये जो महान हिमालय, देखिए हिमालय के पार्ट हम देख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा जानना। हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से पार्ट? हिमालय में एक तो हम कहते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस। दूसरा है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, इसको हम लघु हिमालय भी कह देते हैं। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय। हिमाचल, निम्न या लघु। देखिए एनसीईआरटी में लघु हिमालय जैसा कोई शब्द नहीं दिया गया है, हिमाचल हिमालय और निम्न हिमालय दिया गया है, लेकिन हाँ हम कह देते हैं बहुत सारी बुक में लघु हिमालय भी दिया हुआ मिल जाता है। और तीसरा है शिवालिक। ये 3 श्रेणियां हैं हिमालय की। अब हम इनकी लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ से ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है, जो लगातार जो श्रेणी चल रही है, जो सीरीज लगातार है यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये है महान हिमालय। ये अनवरत है, लगातार है, इसीलिए महान हिमालय को पार करने के लिए दर्रे हैं, पासेज हैं, दर्रों के थ्रू इसे पार किया जा सकता है। इसके बाद देखिए महान हिमालय के बाद है
लघु हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो ये क्या है, ये लगातार नहीं है। देखिए ये बीच बीच में ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी शुरू कहाँ से हो रहा है, जम्मू कश्मीर से ही, और कहाँ तक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप एक चीज और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी जो हम हिमालय का डिवीजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हिमालय को हम अभी तो नॉर्थ से साउथ तक डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पश्चिम से पूर्व की तरफ भी हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ में। तो देखो अभी हम जब बात कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो आपको बात समझ में आ रही है कि सबसे उत्तर में तो क्या है, हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और अगर तिब्बत चीन की बात की जाए तो उसमें कैलाश श्रेणी, ये है ट्रांस हिमालय। उसके बाद शुरू होता है महान हिमालय की श्रेणी, आपको दिखाई दे रही है रेड कलर से, जो है जो लगातार अनवरत चल रही है, महान हिमालय। इसके बाद में है निम्न हिमालय, लघु या हिमाचल हिमालय, जो कि बीच से टूटी हुई है। अब इन महान हिमालय और निम्न हिमालय से ही मिलकर के बनती है शिवालिक, इन्हीं के सेडिमेंट्स से, इन्हीं के अवसादों से मिलकर बनी है शिवालिक। तो इसीलिए शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो छोटी भी हैं, यानी हाइट में कम है। इसके अलावा इनमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता रहता है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स से बनी है, तो ये उतनी मजबूत नहीं है जितना महान हिमालय और निम्न हिमालय है। तो आप ये जो ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं। अब अगर हम ये पूछें कि भी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो वो शिवालिक है। क्यों? क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि ये लास्ट ट्रेन चल रही है शिवालिक, तो ये कौन सा पार्ट है, दक्षिणतम। अगर हम बात करें सबसे उत्तर में क्या है, तो महान हिमालय है, क्योंकि हिमालय को तो हमने 3 भागों में विभाजित किया है, महान हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय और शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय, उसके बाद में शिवालिक। तो ये तीनों रेंज आपके दिमाग में एज इट इज रहनी चाहिए। अभी हम इनके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी जान लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। इसके बाद देखिए ये जो शिवालिक है वो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देख पा रहे होंगे कि अभी तो हिमालय चल रहा था पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब अचानक से यहाँ से कर्व लेकर के ये वाली जो शिवालिक रेंज है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में उत्तर से दक्षिण की तरफ चल पड़ती है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, स्टीप कर्व है, और ये चल पड़ी है नॉर्थ टू साउथ, और ये बांग्लादेश के इस वाली जगह पे आके खत्म होती हैं। इनको हम कहते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वांचल, पूर्वी या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, इन्हीं को कहा जाता है, जो कि शिवालिक रेंज एकदम से जा करके स्टीप कर्व ले लेती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ चल पड़ती है। ठीक है, ये बात हमने की हिमालय की। अब हम देखते हैं कि हिमालय के अलावा कौन से पर्वत पहाड़ हैं जो हमें पढ़ने हैं, जानने हैं भू आकृति में। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात से शुरू हो रही है और राजस्थान से आगे चलते हुए हरियाणा और दिल्ली तक ये वाली है। ये वाली श्रेणी जो है वो दिल्ली तक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अरावली। अब देखिए कोई भी पहाड़ी पर्वत चोटी जो है वो कोई भी सीरीज जो है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, कहीं पे उसका पीक आता है, फिर धीरे धीरे जाते हुए खत्म होती है। तो जैसे अरावली भी जो है वो गुजरात से शुरू होते होते इसका पीक है राजस्थान के माउंट आबू में। गुरु शिखर सब इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो है राजस्थान में। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हरियाणा और दिल्ली में जाकर के छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये खत्म होती है। तो ये अरावली रेंज है। इसके बाद देखिए अरावली की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली जब हम जलवायु को, वर्षा के वितरण को, इनको पढ़ेंगे तो वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक और क्यों अरावली के जो पश्चिम में बिल्कुल सूखा रहता है, मरुस्थल है, ऐसा क्यों है जबकि यहाँ पे अरावली की स्थिति है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे लोकेशन जानना जरूरी है कि अरावली कहाँ पे स्थित है। जब हम वर्षा को पढ़ेंगे तो उसके कारकों में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन से हैं, तब हमारे लिए फिर से अरावली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आज हम बेस क्रिएट कर रहे हैं
कि आगे आने वाली जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो हमारे लिए इजी रहें बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे विंध्यन श्रेणी के बारे में। आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये है विंध्यन श्रेणी, और इसी के पैरेलल में नीचे पर्पल कलर से जो दिखाई दे रही है देखिए ये है सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा का ही एक पार्ट महादेव और मेकाल, ये तीनों भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए जो सतपुड़ा है वो दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। देखिए सतपुड़ा जो है वो उत्तर में है, इसके बाद दक्कन का पठार शुरू हो जाता है, और देखिए यहाँ पे जो पश्चिमी तट के साथ साथ जो पहाड़ियाँ हैं, जो श्रृंखला है, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी घाट भी लगातार है, अनवरत है, इसीलिए पश्चिमी घाट को भी पार करने के लिए दर्रों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जब दर्रे पढ़ेंगे, भारत के मुख्य दर्रे, तो हम पश्चिमी घाट के दर्रे पढ़ेंगे कि किस तरह से मुंबई से नासिक जाने के लिए भी दर्रा है, मुंबई से पूना जाने के लिए भी दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे दर्रे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पश्चिमी घाट भी लगातार है। अभी हम पश्चिमी घाट के भी फैक्ट्स आगे की इन्हीं स्लाइड्स में जानेंगे कि पश्चिमी घाट की कौन कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कितनी श्रेणियों में से विभाजित किया गया है। तो ये है पश्चिमी तट के साथ साथ जो दिखाई दे रहा है वो पश्चिमी घाट है, और पूर्व की जो तट है उसके साथ साथ जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये लगातार नहीं दिख रहा है, यानी पूर्वी घाट लगातार नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके कटाव के कारण पूर्वी घाट लगातार नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूर्वी घाट चल रहा है, देखिए ये पूर्वी घाट है जो कि पूर्वी तट के साथ साथ में पैरेलल में चल रहा है, तो ये है हमारा पूर्वी घाट। इसके अलावा आज हम एक फैक्ट जो आई थिंक आपको नहीं ध्यान होगा, देखिए क्या कि ये जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ये जो बांग्लादेश की जो सीमा है आप देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश की सीमा है, और ये हमारा मेघालय स्टेट है। तो मेघालय स्टेट में वहाँ की जनजाति के ही नाम पे 3 पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियाँ हिमालय का पार्ट हैं या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यानी दक्कन के पठार, छोटा नागपुर के पठार का पार्ट है या हिमालय का पार्ट है। ये आपका आज कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। चलिए इतनी लोकेशन को, इतनी चीजों को, जगहों को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय से। देखिए ट्रांस हिमालय जैसे ही नाम आए आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे उत्तर में हमने श्रेणियां पढ़ी हैं, कौन सी? काराकोरम, और इसी काराकोरम श्रेणी में ही केटू स्थित है। काराकोरम श्रेणी, इसको कृष्णगिरी संस्कृत में, या इसका काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी श्रेणी भी मिलता है। इसके अलावा देखिए लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ये तीनों तो भारत में हैं। और एक बात और याद रखनी है कि कुछ भूगोलवेता जो हैं वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी को हिमालय का ही पार्ट मानते हैं, कुछ भूगोलवेता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हमें क्या याद रखना है बेसिकली कि ये चारों ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं। देखिए लद्दाख और जास्कर को वृहत हिमालय यानी महान हिमालय का ही मानते हैं कुछ भूगोलवेता, और इसको कश्मीर में शामिल करते हैं। अभी हम ये देख रहे थे कि जो हिमालय है वो उत्तर से दक्षिण तक उसका विस्तार कैसा है, और हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी जब हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइड करते हैं, तो उसमें कश्मीर हिमालय का पार्ट माना जाता है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को। वो अभी हम फिर से मैप में देख लेंगे। तो ट्रांस हिमालय और इसकी 4 श्रेणियां आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक महान या आंतरिक या हिमाद्री। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि महान हिमालय अनवरत है, लगातार है। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा, महान हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, 6100 मीटर के आसपास औसत ऊंचाई है। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। आप सोचिए एवरेज हाइट ये है, और इसी महान हिमालय में ही एवरेस्ट स्थित है, जिसकी हाइट क्या है? 8848। और अभी बहुत सारी बुक में, क्योंकि हिमालय लगातार खुद का उत्थान कर रहा है, तो बहुत जगह आपको 8849
या 8850 मीटर भी इसकी हाइट दी हुई मिल जाती है। अभी कुछ लगभग 2 साल पहले एक एग्जाम में 8850 देकर के क्वेश्चन पूछ लिया था। तो बिल्कुल ये प्रमाण है इस बात का कि माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ती जा रही है। हिमालय नवीन है, वलित पर्वत है, ये प्लेटें जो हैं वो आपस में लगातार टकरा रही हैं और हिमालय का उत्थान लगातार हो रहा है। तो एवरेस्ट की हाइट पहले हम पढ़ते थे 8848 8848 मीटर, और वर्तमान में इसको 8849 या 8850 मीटर भी दिया रहता है बहुत सारी बुक्स के अंदर। तो देखिए, महान हिमालय की हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। अब हम बात करते हैं इसको हिमाद्री क्यों कहते हैं। क्योंकि इसकी चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, हिम से आच्छादित रहती हैं, और इसीलिए महान हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वहीं से नदियों का उद्गम होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये जो ग्लेशियर हैं उनसे पानी पिघल के लगातार, और इसीलिए हिमालय की जो नदियां हैं वो सदा नीरा नदियां हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा बर्फ मेल्ट हो करके नदियों में पानी जाता रहता है। तो इसीलिए हिमाद्री कहाँ पे स्थित है, इसीलिए इसको महान हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। सबसे ज़्यादा हाइट पे हिमालय की जो श्रेणी है वो महान हिमालय ही है, जो सबसे ज़्यादा ऊंची श्रेणियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय की। और तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है शिवालिक या हिमालय की बाहरी श्रृंखला, या फिर अगर आपको उत्तर से दक्षिण में पूछा जाए तो शिवालिक क्या है, सबसे साउथ में है। हिमालय के सबसे साउथ में जो श्रेणी है वो शिवालिक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हिमालय के 3 भाग हमने डिवाइड किए हैं, तीनों पता होने चाहिए, महान हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ये जो शिवालिक हिमालय है इसका निर्माण महान हिमालय और हिमाचल हिमालय के अवसादों से ही माना जाता है, कि महान हिमालय और हिमाचल या निम्न हिमालय के सेडिमेंट से ही शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये शिवालिक की जो श्रेणियां हैं, इसके जो पर्वत पहाड़ हैं वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो शिवालिक वाली श्रेणी में ही होता है। बहुत सारे मज़ेदार फैक्ट्स हैं जो कि याद करना बहुत आसान लगेगा आज, क्योंकि हमें लोकेशन पता है। देखिए, महान हिमालय के अगर फैक्ट्स की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक निरंतर है। हमने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर के लगातार चल रहा है, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। पश्चिम में इसके है नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126। देखिए, महान हिमालय की सारी ही चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं, इसीलिए इसकी एवरेज हाइट ही 6100 मीटर है, तो 8126 मीटर। पूर्व में नामचा बरुआ जिसकी हाइट है 7756 मीटर, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी महान हिमालय में है। इसके अलावा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो भी इसी महान हिमालय में है, जिसकी हाइट है 8598 मीटर। देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमानिया, इसीलिए इस रेंज को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हिमानिया भी कहाँ स्थित है, महान हिमालय में। और महान हिमालय अनवरत है, इसलिए इसमें दर्रे हैं, दर्रों के थ्रू ही पास किया जा सकता है, पासेज हैं जिनके थ्रू हम इसे पास कर सकते हैं। जोजिला, सिपकिला, नाथुला दर्रा, ये दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, महान हिमालय में। इसके अलावा वर्ष भर हिम के कारण यहाँ से सदा नीरा नदियाँ बहती हैं। सदा नीरा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा हैं, क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है और इन नदियों में पानी बहता रहता है। एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है 8848 मीटर और वर्तमान में 8850 मीटर। कंचनजंगा जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी हाइट है 8598 मीटर, ये भी महान हिमालय में है। तो ये सारी चीज़ें रटनी नहीं है। जब आपको ये पता रहेगा कि जो महान हिमालय, देखिए नाम में ही महान लगा है, महान है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है, सारी चोटियाँ ऊंचाई वाली जो हैं वो इसी में स्थित है, महान हिमालय में। हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ से जो नदियों का उद्गम होता है उनमें हमेशा वर्ष भर पानी बहता रहता है। सब चीज़ों के कारण आपको पता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ही नहीं होगे कि महान हिमालय में है या निम्न हिमालय में है या शिवालिक में है, क्योंकि आपको इसके फैक्ट्स रटने नहीं हैं, पता है आपको, आप कॉमन सेंस लगा ले जाओगे।
तो इसीलिए इन दर्रों को, हिमानियों को, नदियों के उद्गम को पढ़ना हमारे लिए आसान होने वाला है। जब हम भारत के दर्रे पढ़ेंगे तो आप खुद ही बता दोगे कि हाँ ये महान हिमालय में मिलेगा ये दर्रा, या ये पश्चिमी घाट में मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी घाट भी क्या है, अनवरत है, लगातार है, वहां पे भी दर्रे हैं। तो आप ये वाले आंसर ना कॉमन सेंस से खुद ही देने लग जाओगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल या लघु हिमालय। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है 60 से 80 किलोमीटर। एवरेज इसकी वेड्थ हम मान सकते हैं 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई। यानी जब हम इसको यूं पढ़ रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, जब हमने इसको यूं देखा कि भी ये जा रहा है हमारा, और ये बीच बीच में से ब्रेक है, ये बीच बीच में से टूटा हुआ है, लगातार नहीं है। जो हिमाचल हिमालय है वो लगातार नहीं है। इसको हमने यूं देखा था कि ये, हाँ ये जम्मू कश्मीर से जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो ये लगातार नहीं है। अब इसकी ये वाली चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये एवरेज इसकी वेड्थ है 50 किलोमीटर। अगर हम इसकी पर्वत चोटी की ऊंचाई की बात करें तो वो 3700 से 4500 मीटर औसत ऊंचाई की पर्वत चोटियां हैं निम्न हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंदर। और वहां पे हमने क्या देखा था, महान हिमालय में 6100 मीटर हाइट की औसत ऊंचाई। इसके अलावा देखिए जो पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला है वो श्रृंखला है निम्न हिमालय की। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए हो कौन सी बात में, कि अगर बात करें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सभी हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट। अगर बात आए पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, तो ये श्रृंखला किसके अंदर आती है, निम्न हिमालय के अंदर। अब इन सातों श्रेणियों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा देखिए जो घाटी हैं, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये इसी श्रृंखला में स्थित हैं। किसमें, निम्न हिमालय में। देखिए ये महान हिमालय लगातार, इसके बाद ये निम्न हिमालय। तो ये वाले जो पार्ट हैं ये बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं, क्योंकि ये जो बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोर्ज हैं, घाटियां हैं। हम देखेंगे कि घाटियों में गोर्ज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जितनी भी घाटियां, क्योंकि देखो महान हिमालय में घाटी नहीं है, कारण वो तो लगातार है बिल्कुल, और इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे ही महान हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में ये वाला जो गैप है, और साथ में ही जो निम्न हिमालय के खुद के भी बीच में गैप है, वहां पे सुंदर सुंदर घाटियां हैं। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये सभी स्थित हैं निम्न हिमालय में। रटना नहीं है, कॉमन सेंस का यूज करना है। इसे पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जितने भी जैसे शिमला, मनाली, ये जितने भी पहाड़ी नगर हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, निम्न हिमालय के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कंफ्यूज करने के लिए बार बार निम्न हिमालय को मैं इसीलिए हिमाचल हिमालय कह रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते समय एग्जामिनर हिमाचल हिमालय शब्द का यूज कर सकता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि हिमाचल हिमालय का मतलब क्या सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का पार्ट है वही है क्या, नहीं। जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक जो लघु या निम्न हिमालय है उसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये जितने भी सुंदर सुंदर नगर हैं वो सभी इसी निम्न हिमालय के अंदर हैं। तो ज्योग्राफी में, लोकेशन में तो वैसे भी मजा आना चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने का शौक आई थिंक सबको होता है। अब देखिए शिवालिक, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी हुई है, तो एक तो ये बहुत ज्यादा मजबूत पहाड़ पर्वत नहीं है इसके शिवालिक के। देखिए हिमालय की सबसे दक्षिण और सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक। शिवालिक की हाइट भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई चीज़ सेडिमेंट से बन रही है, अवसादों से बन रही है, तो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। देखिए इसकी चौड़ाई जो है, अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें, बार बार मैं मैप इसीलिए बना रही हूँ कि आपके दिमाग में ना चीज़ें चलनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक क्या फैलाव है, क्या ऊंचाई है, क्या चौड़ाई है। तो उसके बाद जब फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी हो जाता है डील करना। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि भी चौड़ाई की, यानी ये वाली, ये जो वेड्थ है इसकी बात कर रहे हैं हम, कि जैसे ये रेंज है हमारी शिवालिक, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो एवरेज हाइट जो है वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है।
इसके अलावा ये श्रृंखला अवसादों से बनी है, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य। यानी ये हम अगर माने कि ये हिमाचल हिमालय चल रहा है, ये शिवालिक की रेंज चल रही है, तो इनके बीच में क्या है, घाटियां स्थित हैं। घाटियां, कौन सी घाटियां स्थित हैं? देहरादून, कोटली। और अच्छा, इन घाटियों को जो हमने देखा था कि ये हमारा लगातार जो चल रहा है ये तो महान हिमालय है, ये जो ब्रेक हो के चल रहा है ये हमारा निम्न हिमालय है। इसके बीच में यहाँ पे जो घाटियाँ थी, कश्मीर घाटी, ये हमने देखा था, बहुत प्यारी और खूबसूरत घाटियाँ हैं। लेकिन जैसे ही निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय की हम बात करेंगे, इसके बीच में जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों को कहते हैं दून। दून किसे कहते हैं? जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। तो वहां पे जो बसे हुए नगर हैं वो क्या हैं? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी कहाँ स्थित हैं अगर पूछ लिया जाए तो? अगर आप कभी देहरादून जाओ तो एकदम साफ खुल के कहो कि ये कहाँ पे स्थित है, कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी में ये स्थित है, इसीलिए इसको दून कहते हैं और नाम क्या है? देहरादून, है ना। तो ज्योग्राफी को इस तरह से एंजॉय करके याद करना है और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये हमने देखा था कि भी शिवालिक जो रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के एकदम स्टीप कर्व ले लेती है, कि अगर हम इसको यूं देखें कि ये शिवालिक रेंज जा रही है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला ये पार्ट आया, इसने यूं टर्न ले लिया और ये चल पड़ी कहां से? नॉर्थ टू साउथ। अभी हम देख रहे थे कि हिमालय चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, अब ये नॉर्थ टू साउथ चल पड़ा और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है, हिमालय का ही पार्ट है। हम इसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियां। इसमें मिसमी, पटकाई बूम, ये जो पहाड़ियों के नाम, चोटियों के नाम आप सुनते हो, ये पूर्वांचल की पहाड़ी का हिस्सा है। मिसमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो या मिजो को लुसाई भी कह देते हैं, ये वाली कहाँ है? पूर्वांचल की पहाड़ियों में। मेघालय में जो गारो खासी जयंतियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है जो हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है मेघालय, ये है मेघालय। तो हमें क्या लग सकता है कि भी मेघालय में जो पर्वत चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो हिमालय का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये वाली तो आ ही रही हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई थी तो उस समय आप सोचिए कि हिमालय का तो उत्थान हुआ था, लेकिन क्या ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठार यानी हमारा दक्षिणी भारत, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। ऐसा हो सकता है कि दो चीजें आपस में टकराएं तो सिर्फ एक वलित होकर के ऊपर उठा जिसे हमने हिमालय कह दिया और बाकी में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर हम यूं देखें कि ऐसे कोई दो चीजें टकरा रही हैं तो क्या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा। इसके भी इस वाली सरफेस पे चेंज आया था। क्या चेंज आया था? ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। तो क्या चेंज आया था कि ये जो दक्कन का पठार है, इसी का पार्ट यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। देखिए, ये वाला जो एरिया है ये छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार टूट गया था, ये वाला जो हिस्सा है ये टूट गया था और टूट करके आधा यहाँ चला गया और आधा यहाँ रह गया, और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बन गई थी बहुत गहरी खाई, बहुत गैप आ गया था इनके बीच में। तो इस खाई को तो ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इनके बहने से सेडिमेंट्स वहाँ पे अवसाद जमा होते गए और ये मैदान के रूप में आ गया ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा उपजाऊ भी बहुत है। आप सोचिए कि इसी का पार्ट टूट करके यहाँ वाला जो पार्ट है वो इसी का भाग है। यानी मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा असम में, असम के अंदर जो कार्बी एंगलोंग वाली पहाड़ियाँ हैं वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हैं। ये बात आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। मैंने बहुत कोशिश की एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको याद करवाई ले जाऊं, समझाई ले जाऊं कि जब दो पार्ट आपस में टकराएंगे तो ठीक है, इन दोनों के मिड से वलित होकर के हिमालय ऊपर उठा, लेकिन क्या इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा। तो इस वाले पार्ट में क्या चेंज आया कि जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वही टूट करके यहाँ पे मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में गैप आ गया था एक समय में। इसके बाद नदियों ने उस गैप को भर दिया है, अवसादों से भर दिया है,
और ये मेघालय की, और असम में कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। और मेघालय में कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। तो ये पार्ट हैं प्रायद्वीपीय पठार का। दक्कन पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी किसके भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के। तो अब आपको फैक्ट के रूप में नहीं भूलना है कभी भी कि मेघालय की पहाड़ियां हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ये तो हमने देखा कि भी हिमालय का जो पार्ट है वो उत्तर से दक्षिण तक कैसा विस्तार है और हमने इसे वर्गीकृत किया है। अब हम बात करते हैं कि वेस्ट से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ, पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? पंजाब हिमालय, और इसका आधार है नदियां। नदियों के आधार पे, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे वर्गीकरण किसका? हिमालय का। तो इसमें 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। पंजाब हिमालय जो सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है। अभी इसके जस्ट बाद वाली हमारी क्लास रहेगी नदियों पे। पहले हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां, फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के समय हम इनकी लोकेशन देखने वाले हैं कि सिंधु कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा सतलज नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के चेनाब में मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोकेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे आप यही ध्यान रखो कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय नाम ही इसका है, तो आप सोचिए इसका रीजन क्या होगा। एक बार यहाँ पे मैप में देख ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये हम डिवाइड कर रहे हैं हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये वाला पार्ट जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, ये कहलाता है पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज से लेकर के और यहाँ पे ये वाला पार्ट कहलाता है कुमाऊं हिमालय। और यहाँ से लेकर के ये जो तीस्ता नदी जो हमारे सिक्किम में है, ये वाला पार्ट कहलाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये वाला पार्ट कहलाता है असम हिमालय। और ये डिवीजन क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये 4 भाग हो गए हैं हिमालय के। तो आई होप आपको ध्यान रहेगा और एक बार खुद से भी मैप में जरूर देख लेना। देखिए सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक जो पार्ट है वो है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद नेपाल हिमालय जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। और असम हिमालय जो तीस्ता से लेकर के दिहांग या ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दिहांग, यानी इस नदी को दिहांग सांगपो भी कहते हैं, दिहांग भी कहते हैं। देखिए दिहांग से तो ये एंटर होती है, तीस्ता से लेकर इसे ब्रह्मपुत्र ही करो, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। इसको हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में असम हिमालय। तीस्ता सिक्किम से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग तक यानी ब्रह्मपुत्र तक इसको कहते हैं हम असम हिमालय। तो ये हिमालय का डिवीजन है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और हमने देखा था कि जो जास्कर और लद्दाख ये दोनों श्रेणियां हैं, इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का ही पार्ट मानते हैं बहुत सारे भूगोलवेता। तो ये फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। पंजाब हिमालय को देखिए कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अब ये हमने हिमालय को एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फॉर्म हो गई है हिमालय के बारे में, हिमालय की स्थिति कैसी है, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आप ये सोचिए कि हिमालय का बार बार जिक्र फिर से होगा और हम लोकेशन भी जानेंगे जब हम नदियों को पढ़ रहे हैं, जब हम मिट्टी को पढ़ रहे हैं, जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, तो फिर से ये वाला पार्ट आपके सामने आने वाला है। तो आज तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली हमने देखा था मैप में गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में इसका सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम कहते हैं गुरु शिखर। और गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर। राजस्थान और हरियाणा में फैली हुई है, विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन नहीं, प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है।
कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू, सिरोही जिले में माउंट आबू में आती है गुरु शिखर। सॉरी। अब देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल की लोकेशन हमने देख ली है। विंध्याचल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई श्रृंखला है। हमने देखा ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। एमपी और यूपी में इसके हिस्से को कहते हैं भाड़नेर। भाड़नेर की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ी है। भाड़नेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विंध्याचल रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट तो क्या है? भाड़नेर की पहाड़ी, दूसरा कैमूर श्रेणी और तीसरा पारसनाथ श्रेणी। ये 3 श्रेणियां हैं। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो जैन मंदिरों के लिए जानी जाती है। अब देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा कैसे हैं। हमने देखा था कि ये विंध्याचल श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, इस तरह से ये महादेव है, ये मेकाल है। अब देखिए यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, ये बहती है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप्ती नदी, ये है ताप्ती नदी। तो इन 4 चीजों को तो कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है कि पहले विंध्याचल है, फिर नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा रेंज है और फिर ताप्ती नदी है। देखिए सतपुड़ा को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? अवरोधक पर्वत। ब्लॉक माउंटेन होता है कि अर्थ की जैसे ये सरफेस है, ठीक है, कैसे समझाया जाए इस बात को? अर्थ की सरफेस है, उसके अंदर खिंचाव हो रहा है, और खिंचाव होने से आपने अगर कभी भी कोई भी हॉलीवुड या डिजास्टर पे बेस्ड जो मूवीज होती हैं तो उनमें जब हम मूवीज देखते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अर्थ को फटते हुए, धरती को फटते हुए दिखाते हैं उसमें। यानी अगर कोई रोड जा रही है, कोई सड़क है और अचानक भूकंप आया या कोई ऐसी हलचल हुई जिससे वो रोड जो है वो फटती हुई बहुत बार मूवीज में दिखाते हैं, और वो बहुत गहरी होते 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 बहुत डिस्टेंस मेंटेन, बहुत अलग अलग पार्ट हो जाता है। तो उस बीच में क्या होता है, नीचे से अगर कोई पार्ट ऊपर उठ कर आता है तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। यानी धरातल में खिंचाव होने से या तनाव, ये टेंशन वो वाला नहीं है जो हमारी आम जीवन में हमें टेंशन हो जाती है, वो नहीं। फिजिक्स में जो टेंशन हम पढ़ते हैं, तनाव जो हम पढ़ते हैं, तो खिंचाव या तनाव होने से धरातल में जो दरार आ जाती है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जो माउंटेन उठकर आता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो आई होप ये ध्यान रह जाएगा कि वलित पर्वत और ब्लॉक माउंटेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होगा। वलित पर्वत में हमने देखा था कि 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं, उनके टकराने के कारण जो नीचे का पार्ट है वो फोल्ड हो करके ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, धरती फट रही है, खिंचाव या तनाव के कारण दूर हो रहे हैं, अर्थ बीच में से दरार आ गई है और दूर दूर होते जा रहे हैं हिस्से। यहाँ से बीच में से जो निकल कर आता है पार्ट उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा ऐसा ही ब्लॉक माउंटेन है, और इसकी जो घाटियां हैं इनमें कौन बह रही है? नर्मदा बह रही है और ताप्ती नदी बह रही है। देखिए सतपुड़ा को फिर से 3 भाग में बांटते हैं, एक राजपीपला, एक महादेव पहाड़ी और एक मेकाल पहाड़ी। मेकाल जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे है मेकाल, और मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन, ये 2 नदियां अमरकंटक से ही निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। और अमरकंटक क्या है? मेकाल, और मेकाल पार्ट किसका है? सतपुड़ा का। तो सतपुड़ा का नाम आने के साथ 3 चीजें ध्यान आ जानी चाहिए, राजपीपला, महादेव और मेकाल। और मेकाल क्या है? छत्तीसगढ़ में और एमपी की बिल्कुल बाउंड्री पे है, और अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है जहां से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। देखिए जो सतपुड़ा है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है, बिल्कुल हमने देख लिया। सतपुड़ा जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाता है। देखिए अगर हम एक रफ स्केच हमारे भारत का बनाएं, दक्षिण भारत का स्पेशली, देखिए अगर हम बहुत ही रफ बना रहे हैं ये दक्षिण भारत, तो देखिए ठीक है, ये गुजरात वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। ये किसका उत्तरी पार्ट बना रही है? तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा जो है
वो सतपुड़ा श्रेणी बना रही है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें पश्चिमी घाट की। लोकेशन हमने देखा था गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बाउंड्री से शुरू होता है और बिल्कुल पश्चिमी तट के बराबर बराबर चलता रहता है। कौन? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट लगातार है, इसीलिए इसमें क्या है? दर्रे, पासेज के थ्रू इसे पास किया जाता है। दर्रों के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उत्तर से दक्षिण में इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी महाराष्ट्र से केरला की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो है 1500 मीटर औसत ऊंचाई। लेकिन हाँ, ध्यान क्या रखना है कि ये जो अर्थ में चेंजेज आए थे, इसमें क्या हुआ था, हम फिर से एक रफ मैप देखें दक्षिण भारत का। ये वाली जो श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और स्लाइड स्लोप है पूर्वी घाट की तरफ। ये पूर्वी घाट हमने देखा था लगातार भी नहीं है। और जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी कहां से कहां बह रही हैं? ये सभी इस तरह से बह रही हैं, इधर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ये जो स्लोप है हमारे दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप है, वो इस तरह से है कि पश्चिमी घाट ऊपर उठा हुआ है, पूर्वी घाट हल्का सा डाउन है। इसकी औसत ऊंचाई भी ज्यादा है पश्चिमी घाट की, और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम है, काफी ज्यादा ही कम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हम देखेंगे पूर्वी घाट की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। देखिए, एक फिर से बिल्कुल ही रफ स्केच हम बना रहे हैं, ठीक है। ये दक्षिण भारत, अब यहां से ये शुरू हो रहा है पश्चिमी घाट और ये इस तरह से है। देखिए, यहां ये है उत्तरी सह्याद्री, मैं इसको बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट घाट बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, नॉर्थ वेस्ट घाट। ये है सेंट्रल वेस्ट घाट, ये वाला रीजन गोवा वाला हम मान सकते हैं, ये वाला जो रीजन है गोवा वाला, यहाँ से है सेंट्रल वेस्ट घाट। और इसके बाद देखिए यहाँ से है दक्षिणी सह्याद्री या सदर्न वेस्टर्न घाट, सदर्न वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस जगह पे मिलते हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं और यहाँ पे डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुदी। अभी ये देख लेते हैं कि अन्नाई मुदी है कहाँ पे। ये जो हम सदर्न वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, दक्षिण सह्याद्री की बात कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करके जानेंगे। देखिए, ये वाला पार्ट हमने देखा कि ये दक्षिण सह्याद्री है। अब इस दक्षिण सह्याद्री में ना 3 पर्वत चोटियां हैं। ये तो हो गई अन्नामलई की पहाड़ियां, अन्नामलई की पहाड़ियां, ये वाली अन्नामलई की पहाड़ियां। इसके बाद पहाड़ियां आती हैं पालने, ये हैं पालने पहाड़ियां। इसके बाद एक पहाड़ी आती है जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ियां हैं, कौन सी? कार्डमम, इलायची पहाड़ियां। यहाँ पे इलायची की खेती होती है इसलिए इसका नाम ही कार्डमम पहाड़ी रख दिया है, कार्डमम पहाड़ी। अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, पश्चिमी घाट का सबसे अंतिम सह्याद्री कौन सी है? तो दक्षिण सह्याद्री, सदर्न वेस्टर्न घाट या दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री में कौन से पार्ट हैं? तो इसे 3 भागों में बांटा है, एक तो अन्नामलई की पहाड़ियां हैं, एक पालने की पहाड़ियां हैं और एक कार्डमम की पहाड़ियां हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वो हैं सबसे सदर्न में जो पहाड़ियां हैं वो हैं कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ियां सबसे अंतिम हैं, ये ध्यान रखना है। और ध्यान इसीलिए मैंने इसको
एक रफ स्केच में बनाकर ही समझाने की कोशिश की है। और अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कहाँ है? अन्नामलाई में स्थित। और ये वाली, ये क्या है? अन्नामुदी, अन्नाईमुदी, ये वाली चोटी, ये कहाँ पे है? अन्नामलई। अन्नामलई किसका पार्ट है? दक्षिण सह्याद्री का। दक्षिण सह्याद्री किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का। अब आई होप नहीं बोलोगे कि पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांट दिया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, या दक्षिण की पहाड़ी भी कह देते हैं। और दक्षिण की पहाड़ी का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? कार्डमम पहाड़ियां। और अगर पूछा जाए दक्षिण की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो भी अन्नाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब भी अन्नाईमुदी आंसर रहेगा। और अगर पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तब भी अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर। ठीक है, अब फैक्ट के रूप में भी कोई चीज आप नहीं भूलोगे, आई होप। ये था हमारा पश्चिमी घाट। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो देखिए पूर्वी घाट, क्योंकि इस घाट को बड़ी नदियों ने काट दिया, इसलिए लगातार नहीं है। तो महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक, क्योंकि हमने अभी बात की कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलते हैं वहां पे नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक कि ये यहाँ पे महानदी है और ये यहाँ पे नीलगिरी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई सिर्फ 600 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1500 मीटर, जबकि पश्चिमी घाट की औसत हाइट हमने देखी थी 1500 मीटर है। और यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी की ही हाइट क्या है? 1500 मीटर। पूर्वी घाट सतत नहीं है, क्यों? क्योंकि बड़ी नदियों ने इसे काट दिया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के कारण इसका कटाव हो गया है। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जवादी, सेवराय, ये पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की। वैसे तो बहुत सारी हैं, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावदी, सेवराय, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावदी, सेवराय पहाड़ियां, ये हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी हाइट कितनी है? 2633 मीटर, ये इसकी हाइट है। तो बेसिकली आज हमने क्या जाना है? हिमालय, इसके अलावा अरावली, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, और हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो कि लगातार नहीं है, और इसके अलावा मेघालय में जो गारो खासी जयंतियां हैं, इन सारी चीजों को। और यहाँ पे हमारा है छोटा नागपुर का पठार और ये दक्कन का पठार। तो बेसिकली आज हमने एक बेस क्रिएट किया है कि आने वाली क्लासेस हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएं। आई होप ये क्लास आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है, और आप एक बार पर्सनली भी अपने कोई भी मैप बुक जो आपके पास है, ऑक्सफोर्ड हो या कोई भी, तो उसमें एक बार आप मैप जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैप बहुत ज़्यादा रफ हो गया है एकदम। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी नदियों के ऊपर। नदियों को हम सबसे पहले हिमालयी नदियों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।